Hello everyone, I am Nisha Verma. Welcome back to my YouTube channel Study Podium. आज स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पर जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखिए, वर्ल्ड वाइड जितने भी रिलेटिवली स्टेबल रेंज के स्टेट्स होंगे, सॉवरेन स्टेट्स होंगे, मतलब जो देश रिलेटिवली स्टेबल रेंज में आते होंगे, ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीलेटरल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर एग्री हो जाते हैं और अपना एक कॉपरेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, एक फोरम होता है, ठीक है, जहाँ पर सारे सॉवरेन स्टेट, ठीक है, मल्टीलेटरल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर जो है एग्री होते हैं। ओके, तो ये हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रोल्स क्या होते हैं। रोल्स ये होते हैं कि जैसे मैंने बात करी कि वर्ल्ड वाइड जितने भी सॉवरेन स्टेट्स, ठीक है, अब वहाँ का कल्चर भी अलग अलग होगा, ठीक है। कल्चर रिलेटिवली डिफरेंट होने के बावजूद, ठीक है, इन सभी पार्टिसिपेंट्स में यानी कि देशों में एक पीसफुल कॉपरेशन बना रहे, ठीक है। इसका यही जो है इसका एम होता है कि इसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। दूसरी बात ये है कि जो इनके बीच कंपटीशन हो, ठीक है, कंपटीशन जो मेंटेन हो वो एक पीसफुल कंपटीशन रहे, ठीक है। तो ये दूसरा एक फंक्शन होता है, रोल होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। तो बेसिकली आज हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। जिस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे उसका नाम है IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF पर जाने से पहले ज़रूरी है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बारे में जानना, ठीक है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, ठीक, जितने भी स्टेट्स थे, तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को हमने फॉलो करना था विद न्यू रूल्स, ठीक है। एक सीरीज़ ऑफ न्यू रूल्स पर हमने जो है चलना था, ठीक है। तो इसलिए जो है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसे ऑफिशियली कहा गया यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। हुआ क्या था, वॉज अ गैदरिंग थी, एक गैदरिंग थी, वॉज अ गैदरिंग ऑफ डेलीगेट्स टू एग्री अपॉन अ सीरीज ऑफ न्यू रूल्स फॉर द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। ओके, ये हो गया ब्रेटन वुड्स के बारे में, ठीक है। अब देखो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुई उससे जो है दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट जो है वो हुई, ठीक है, इसलिए हम उसके बारे में आज पढ़ भी रहे हैं। पहला ये कि क्रिएशन हुआ IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो आपको समझ में आ गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद ही हुआ, ठीक है। ओके, दूसरी बात ये कि क्रिएशन हुआ किसका, IBRD जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो दो चीज़ें हुई ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से, एक तो IMF का क्रिएशन हुआ एंड IBRD का जो है क्रिएशन हुआ, ठीक है। IBRD ही जो है वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ याद रखने वाली है, ठीक है। चलो अब आते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, ठीक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ओवरसीज द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बाय फॉलोइंग द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज, ठीक है। क्या होता है, एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है IMF, जो कि अपनी मेंबर कंट्रीज़ की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए ओवरसीज करता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को, ठीक है। और पर्टिकुलरली किन मैटर्स में या फिर किन कंट्रीज़ में, जहाँ पर किन कंट्रीज से किन कंट्रीज़ की यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जहाँ पर BOP, ठीक है, या एक्सचेंज रेट पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है या उनसे पड़ता है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर क्या है यहाँ इसका, वाशिंगटन DC में है, ठीक है। वाशिंगटन DC हमें पता ही है USA में है, ओके। IMF फॉर्मली जो है ऑर्गेनाइज हुआ था 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1945, ठीक है। इस टाइम पर यहाँ पर सिर्फ 29 कंट्रीज़ थी जिसने इसके आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट्स को साइन किया था, ओके। अब आज की बात करें, ठीक है, करंटली बात करें तो IMF में 189 कंट्रीज़ हैं, 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं। 189th मेंबर कंट्री नाउरू है, जो कि 12 अप्रैल 2016 को इसकी मेंबर बनी थी, ठीक है। अब देखिए IMF जो है यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है
उसके बावजूद भी इसका खुद का गवर्निंग स्ट्रक्चर है, फाइनेंसेस इसके अपने खुद के हैं, ऑन इसका खुद का चार्टर है, ओके, जिसके अकॉर्डिंग ये चलता है। अब देखो इसकी जो IMF की मेंबर कंट्रीज़ होती हैं वो किस पर होती हैं, किस बेस पे होती हैं, कोटा सिस्टम के बेस पे होती हैं। कोटा सिस्टम में क्या होता है, देखो जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट होंगे यानी कि जो मेंबर कंट्रीज़ होंगी उनका वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या साइज़ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग IMF में उनको कोटा सिस्टम जो है प्रोवाइडेड होता है, ठीक है, उसके थ्रू वो रिप्रेजेंटेड होते हैं IMF में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पब्लिकेशंस। देखिए जितने भी नहीं, मोस्टली जो वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, तो ये जो है अपनी एक मतलब रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन रिपोर्ट्स का नाम हमें याद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो IMF की 2 इम्पॉर्टेंट जो हैं पब्लिकेशंस हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और सेकंड है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। अब देखो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है साल में 2 बार जो है ये पब्लिश होती है, ठीक है। काम क्या है इसका रिपोर्ट का, ये हमें क्या है जो करंट इकोनॉमिक कंडीशंस हैं फाइनेंशियल मार्केट में वर्ल्ड वाइड में, ठीक है, वहाँ पर जो अपडेट्स होती हैं वो हमें ये पब्लिकेशन देती रहती है, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक हमारी ये दूसरी पब्लिकेशन है, ओके। अब बात कर लेते हैं IMF लैंडिंग की, ठीक है। IMF लैंडिंग कैसे होती है। IMF लोन्स आर मीन टू हेल्प मेंबर कंट्रीज टैकल बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स, स्टेबलाइज देयर इकोनॉमीज एंड रिस्टोर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो IMF का काम क्या है, ठीक है। IMF का ये काम है, जो भी उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो BOP में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है, तो वहाँ पर जो है उस केस में IMF क्या होगा, उस मेंबर कंट्री को लोन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि उसकी इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, ठीक है, उसको सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्प रहेगा, ठीक है। IMF जो है आज के समय में अगर हम वर्तमान में देखें तो 3 मेन जो हैं इसके उद्देश्य हैं IMF के, ठीक है। पहला इसका मेन पर्पज़ ये है, फर्स्ट इट कैन स्मूदन एडजस्टमेंट टू वेरियस शॉक्स हेल्पिंग अ मेंबर कंट्री अवॉइड डिसरप्टिव इकोनॉमिक एडजस्टमेंट ऑफ और सॉवरेन डिफॉल्ट, समथिंग दैट वुड बी एक्सट्रीमली कॉस्टली बोथ फॉर द कंट्री इटसेल्फ एंड पॉसिबली फॉर अदर कंट्रीज थ्रू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिपल इफेक्ट, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि देखो पहला काम ये है IMF का कि जो उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उसको जो है वेरियस इकोनॉमिक अप डाउन्स होते हैं, कहीं अप डाउन्स तो देखो होते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा जो है डाउन ना चली जाए इकोनॉमी किसी देश की, किसी मेंबर कंट्री की, कि जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो जाए और वहाँ से उभरना जो है उसके लिए मुश्किल हो जाए, या फिर उसके नुकसान की वजह से दूसरी इकोनॉमीज़ पर इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। तो पहला फंक्शन इसका ये हो गया। दूसरा मेन पर्पज़ क्या है, IMF प्रोग्राम्स कैन हेल्प टू अनलॉक अदर फाइनेंसिंग्स एक्टिंग एज कैटलिस्ट फॉर अदर लैंडर्स, ठीक है। IMF जो है वो लैंडर्स, जो दूसरे लैंडर्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो है कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। अनलॉक अदर फाइनेंसिंग मतलब दूसरे फाइनेंसिंग मेथड्स के लिए जो है वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, अनलॉक करता है दूसरे फाइनेंसिंग मेथड्स को, ठीक है, ओके। थर्ड मेन पर्पज़ क्या है, IMF लैंडिंग कैन हेल्प प्रिवेंट क्राइसिस, पता ही है हमें, क्राइसिस की बात हमने ऊपर कर ली है, ठीक है। द एक्सपीरियंस इज कैपिटल अकाउंट क्राइसिस टिपिकली इन्फ्लिक्ट्स substantial cost on countries themselves and on other countries through contagion, ठीक है। द एक्सपीरियंस इज क्राइसिस, ओके। कैपिटल अकाउंट क्राइसिस जो होता है अगर होता है, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है कंट्री पर हैवी लॉस पड़ जाता है, सब्सटेंशियल कॉस्ट ऑन कंट्रीज़, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज़ पर भी पड़ता है। तो उससे जो है इस तरीके की क्राइसिस को रोकना ही IMF का काम है। और कैसे जो है काम करता है ये, लैंडिंग प्रोवाइड करके, ठीक है। अब देखो IMF कोटा के बारे में जान लेते हैं। When a country joins the IMF, it is assigned an initial quota, ठीक है। जब भी कोई कंट्री जो है IMF को ज्वाइन करती है तो उसको एक इनिशियल कोटा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, इन द सेम रेंज एज कोटा ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स दैट आर ब्रॉडली कंपेरेबल इन इकोनॉमिक साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसी हिसाब से कोटा प्रोवाइड किया जाएगा जिस हिसाब से एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो हैं वो इकोनॉमिक साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स में कंपेरेबल हो, ठीक है। कोटा डिटरमाइंस, अब देखो कोटा जो प्रोवाइड होता है, ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे 2 चीज़ होती हैं कि एक तो ये IMF में उस मेंबर कंट्री का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन क्या है ये पता चलता है, उसकी वोटिंग पावर डिटरमाइन होती है, ठीक है। अब
कोई भी फाइनेंशियल अगर क्राइसिस होगा तो वो IMF को एक्सेस कर सके, IMF की फाइनेंसिंग को एक्सेस कर सके, उस एबिलिटी को भी डिटरमाइन करने में कोटा बहुत काम आता है। ठीक है, तो कोटा सब्सक्रिप्शन जनरेट मोस्ट ऑफ द IMF's फाइनेंशियल रिसोर्स, और कोटा सब्सक्रिप्शन से ही क्या होता है, IMF का फाइनेंशियल रिसोर्स जनरेट होता है। ओके हाँ जी, अभी हमने बात करी IMF कोटा के बारे में। ठीक है, अब हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत SDR के बारे में। ठीक है, कि SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, SDR का क्या है कि IMF ने जो है 1969 में इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएट किया। ठीक है, जिसे हम कहते हैं SDR। ठीक, और ये क्यों क्रिएट किया गया था, टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व, जो इसकी मेंबर कंट्री के ऑफिशियल रिजर्व्स हैं, ठीक है, उन्हें जो है सप्लीमेंट करने के लिए IMF ने 1969 में SDR को क्रिएट किया। ओके, अब इसकी जो वैल्यू होती है, यानी कि SDR की जो वैल्यू होती है, बेस्ड है किस पर, बास्केट ऑफ 5 की इंटरनेशनल कंट्रीज, पाँच कंट्रीज की करेंसीज पर, इंटरनेशनल करेंसीज पर जो है वो इसकी वैल्यू बेस्ड है। ठीक है, और वो 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, US डॉलर। ठीक है, 5 कंट्रीज जिनकी करेंसीज हैं, ठीक है, जिसके बेस पर इसको देखा जाता है, US डॉलर, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो एंड चाइनीज रेनमिनबी। ठीक है, US डॉलर वी ऑल नो USA का, ठीक है, करेंसी, जापानीज येन जापान की करेंसी, पाउंड स्टर्लिंग UK की करेंसी है, यूरो यूरोपियन यूनियन, ठीक है, चाइनीज रेनमिनबी चाइना। ओके, SDR कैन बी एक्सचेंज फॉर फ्रीली यूजेबल करेंसी। और इसका यूज़ क्या है, SDR जो है वो एक्सचेंज किया जा सकता है फ्रीली यूजेबल करेंसीज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर चाइनीज़ रेनमिनबी की एक पॉइंट हमें याद रखना है कि 1 अक्टूबर 2016 को जो है ये इफेक्ट में आया। ओके, दूसरी बात ये देखिए, SDR जो है वो कोई करेंसी नहीं है। ठीक है, वो एक पोटेंशियल क्लेम है ऑन द करेंसीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, मेंबर कंट्रीज की करेंसीज पर पोटेंशियल क्लेम है SDR, एक करेंसी नहीं है। ठीक है, अब टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ SDR इंटरनेशनली, SDR की इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसको लार्ज क्वांटिटी में एनुअली इशू करना चाहिए। इट शुड बी मेड द मेन और ओनली मीन्स ऑफ IMF फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये होता है SDR के बारे में ख़त्म। SDR के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, बट मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए इसे आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको इसमें और डिटेल में जानना है देन यू कैन टेल मी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट